हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का टॉपिक नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 14 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और यह 15 नंबर टॉपिक है जिसमें बिहार संपादकीय समाचार पत्र दिया हुआ है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को शामिल किया गया है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि माँ जानकी धर्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर। तो माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर जो है यह 8 अगस्त को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास हेतु कुल 882 करोड़ 87 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट है, इस मंदिर के समग्र विकास हेतु 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है कि मंदिर 156 फुट ऊंचा होगा, जो अयोध्या के 161 फुट लंबे राम मंदिर से 5 फुट मात्र कम है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है हमारा कि अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने इस मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया है। याद रखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, इन्होंने ही इस मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया है। अगला पॉइंट है इसमें कि मंदिर और इसके गर्भगृह में मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही देखेंगे कि रामायण सर्किट पर्यटन को बढ़ावा, तो रामायण सर्किट पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें पुनौरा धाम स्टेशन को अयोध्या, जनकपुर यानी नेपाल, चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों के साथ जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट है कि तीर्थयात्री राम, सीता और लव कुश के पद चिन्हों पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त पहल से सीमा पार पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली सौगात, और इसका सोर्स जो है यह केंद्रीय बजट 2025-26 इसका सोर्स हो जाएगा। सबसे पहला हमारा हो जाएगा हवाई सफ़र की नई उड़ान। तो हवाई सफ़र की नई उड़ान जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। वहीं पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। साथ ही इसमें अगला पॉइंट है कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। देखिए, मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को इससे लाभ मिलेगा और बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में इससे मदद मिलेगी। मखाना प्रोसेसिंग से 5 लाख परिवारों का जीविकोपार्जन भी होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पश्चिमी कोसी नहर को वित्तीय सहायता दी गई है, जिसमें बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई की भी सुविधा बढ़ेगी और किसानों को मिलेगी सूखे से राहत। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास किया जाएगा। अगला है खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना। तो बजट 25-26 में दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की जाएगी। खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और कुशल कामगारों को मिलेगा हमेशा रोजगार मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है आईआईटी पटना का विस्तार। तो आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार के नए काम के द्वारा। उसके बाद है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप। तो अगला पॉइंट में दिया हुआ है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप। इसका सोर्स जो है न्यूज ऑन एयर से लिया गया है। 29 जुलाई 2025 को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है। और यह संरचना जो है 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। इसी में अगला पॉइंट है, इसमें 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया है और इस स्तूप का निर्माण जो है पुष्करणी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है। अगला पॉइंट है कि संग्रहालय की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की पवित्र अवशेष पेटिका स्थापित की गई है। और आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार बिहार के वैशाली जिले में एक स्तूप का निर्माण पूरी तरह से पत्थर से किया गया है, जिसमें सीमेंट, ईंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। उसके बाद है अगली, इसकी जो है कुल ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दोगुनी है और इसमें 4200 बलुआ पत्थर के खंडों को बिना किसी चिपकने वाली सामग्री के टंग एंड ग्रुप तकनीक का उपयोग करके जोड़ा गया है। और इसका भव्य प्रवेश द्वार जो है सांची तोरण की तर्ज पर बनाया गया है और इस परिसर में एक ध्यान केंद्र
उसके बाद एक पुस्तकालय, आगंतुक केंद्र, संग्रहालय ब्लॉक, उसके बाद सेमी थिएटर, उसके बाद कैफेटेरिया और 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है कि उड़ीसा के कलाकारों के द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति इस स्थल के विशिष्ट प्रतीक के रूप में भी काम करेगी। उसके बाद है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार। तो यह सोर्स जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 जो है इसके जारीकर्ता हो जाएंगे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। और इसी में हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि कुल अंकों के आधार पर जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी की सूची में पटना को 21वां स्थान मिला है और पटना को 12,500 में से 10,584 अंक मिले हैं। तो याद रखेंगे कि शहरी जो डाटा आया है इसमें पटना को 21वां स्थान मिला है। और बड़े शहरों की श्रेणी में 3 से 10 लाख की आबादी में बिहार के शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है, नीचे दिया गया है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है शहर का नाम, तो इसमें गया हो जाएगा। गया का रैंक जो हो जाएगा यह 27 हो जाएगा और स्कोर जो हो जाएगा इसका 9381 हो जाएगा। भागलपुर जो हो जाएगा इसका रैंक 64 हो जाएगा, स्कोर इसका 7550 हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का रैंक 78 हो जाएगा और इसका स्कोर हो जाएगा 6698 हो जाएगा। वहीं बिहार के 142 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं और अंतिम 3 शहर का स्थान दिया गया है। जैसे इसमें चनपटिया है जिसमें राज्य रैंक जो हो जाएगा 142वां हो जाएगा 1560 के साथ। उसके बाद कस्बा है 141 रैंक मिला इसको 1551 रैंक के साथ। उसके बाद फारबिसगंज हो जाएगा जिसका राज्य रैंक हो जाएगा 140 हो जाएगा। उसके बाद बिहार में कुल 17 गंगा शहर हैं जिनमें से कुछ गंगा शहरों की रैंकिंग दी गई है। देखिए बिहार में टोटल 17 गंगा शहर है और इसमें पटना हो जाएगा, पटना का रैंक 4था हो जाएगा। इसका स्कोर जो हो जाएगा 86-83.7 हो जाएगा। उसके बाद भागलपुर जो है 15 रैंक है और छपरा का इसमें 19वां रैंक है। देखिए सर्वेक्षण के दौरान जो है बिहार के गंगा किनारे स्थित 78 घाटों को कवर किया गया है और बिहार का कोई भी शहर मध्यम लघु और अति लघु श्रेणी में नहीं आया है। बिहार से पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से बिहार को सम्मानित किया गया है। वही गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया जी को भी 3 स्टार रेटिंग दी गई है। गार्बेज फ्री सिटी जो है कचरा मुक्त शहर में बिहार से पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं भागलपुर और सुपौल को 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। मोतिहारी नगर निगम जो है मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और 58 कंटोनमेंट शहरों में दानापुर को सफाई के मानक पर 44वां स्थान मिला है। तो याद रखेंगे कि मोतिहारी नगर निगम जो है इसको स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान दिया गया है और 58 कंटोनमेंट शहरों में दानापुर को सफाई के मानक पर जो है 44वां स्थान दिया गया है। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है इसका स्रोत है IPRD बिहार के द्वारा यह लिया गया है। राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये की जगह अब 1100 रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हर माह 10 तारीख को दिया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1227.2 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, यानी ट्रांसफर किए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है इसमें कुल लाभार्थियों में 54.5% महिलाएं शामिल है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार निवासी महिलाओं को ही अब 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। देखिए बिहार के निवासी जो महिलाएं हैं अब उनको ही 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के सरकारी विभाग में जो भी नियुक्ति होगी उनमें सिर्फ बिहार निवासी महिला को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा और जिस परीक्षा का रिजल्ट आना शेष है उनमें भी इसका लाभ मिलेगा और यह राज्य स्तरीय से लेकर के अधीनस्थ सेवाओं तक लागू होगा और इससे बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि दिव्यांग जन पुरुषों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत की गई है। उसके बाद है बिहार के 2 स्थल जल विरासत में शामिल किए गए हैं। तो बिहार के 2 स्थल जो जल विरासत में शामिल किए गए हैं, पहला हो जाएगा नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन के तहत जो है देश की जल विरासतों की सूची तैयार की गई है और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इसका चयन किया है और देश के 78
जल विरासतों में बिहार के 2 जल विरासतों को भी स्थान मिला है। इनमें बिहार के सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कि बिहार के जल विरासत में 2 शामिल किए गए हैं, सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत में शामिल किया गया है। वही देश भर के 78 जल विरासतों में महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के सर्वाधिक यानी 7 महाराष्ट्र के 7 जगह शामिल है। उसके बाद राजस्थान के 7 है, तमिलनाडु के 7 है, जबकि मध्य प्रदेश के 6 जल विरासत को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है बिहार में 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन। तो बिहार में 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला है जिन 4 आयोगों का पुनर्गठन किया गया है वे निम्न है। सबसे पहले है अति पिछड़े वर्गों के लिए एक राज्य आयोग बनाया जाएगा और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है। याद रखेंगे कि अति पिछड़े वर्गों के लिए एक राज्य आयोग बनेगा जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार हैं। उसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग। तो बिहार राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं यह बनी है अप्सरा मिश्रा। तो याद रखेंगे बिहार राज्य महिला आयोग बनेगा, इसका जो अध्यक्ष हो जाएंगी अप्सरा मिश्रा हो जाएंगी। उसके बाद है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग। तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग बनाया जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार बादल। याद रखेंगे कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अशोक कुमार बादल हो जाएंगे। और बिहार राज्य खाद्य आयोग शामिल है, इसके अध्यक्ष जो हैं प्रहलाद सरकार को बनाया गया है। और मदरसा बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष सलीम परवेज को बनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखेंगे। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सलीम परवेज हो जाएंगे। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रहलाद सरकार हो जाएंगे। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार बादल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि राज्य के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी। तो राज्य के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अकुशल मजदूरों की नई मजदूरी जो है 412 रुपये से बढ़ करके 424 रुपये प्रतिदिन हो गई है और सभी श्रेणियों में 12 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। और वर्गीकरण दिया गया है कि श्रमिकों को उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें उनके कार्य के अनुरूप मजदूरी प्राप्त करने में सुविधा होगी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि श्रेणियों के अनुसार नई मजदूरी रेट दिया हुआ है कि जो अकुशल श्रेणी के होंगे उन्हें 424 रुपये दिए जाएंगे, अर्धकुशल को 440 रुपये, कुशल को 536 रुपये और अति कुशल को 654 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। नोट भी दिया हुआ है कि नई न्यूनतम मजदूरी दर जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दी गई है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ग्रीन बजट 2025-26। तो ग्रीन बजट 2025-26 का स्रोत हो जाएगा बिहार वित्त विभाग से लिया गया इसका सोर्स। बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बिहार जो है 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। और बिहार जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है BSPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है BSPCB राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी यानी CAQMS के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। और बिहार जो है देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है ग्रीन बजट 2025-26 का जो प्रावधान है इसमें वित्त वर्ष 2025-26 में हरित बजट के लिए कुल आवंटन किया गया है 15,588.28 करोड़ रुपए इसका होने का अनुमान है। और वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में हरित बजट में 12.77% की वृद्धि की गई है। वही राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है GSTP में हरित बजट का हिस्सा जो है लगभग 1.42% है, जबकि राज्य के TPTA में हरित बजट का हिस्सा जो हो जाएगा 2025-26 में 4.92% रहने का अनुमान लगाया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट इसी में है कि इस वर्ष का हरित बजट जो है आवंटन मुख्य रूप से श्रेणी A पूर्णतः समर्पित जो है 90 से 100% और श्रेणी B जो है अति उच्च महत्व है यह 75 से 90% और श्रेणी C जो है उच्च महत्व 50 से 75% का अंतर्गत आता है। और इसकी राशि जो हो जाएगी क्रमशः 5614.44 करोड़ रुपए, उसके बाद 282.29 करोड़ रुपए, उसके बाद 3171.47 करोड़ रुपए हैं।
उसके बाद है बाल कल्याण बजट 2025-26। तो बाल कल्याण बजट 2025-26 लाया गया है। इसका सोर्स भी है बिहार वित्त विभाग। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया जो है 2013-14 में शुरू हुई थी और बाल बजट जो है एक नज़र में यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों पर कुल ब्याज जो है वर्ष 2013-14 में 7825.7 करोड़ रुपए से 19.43% की वार्षिक दर से बढ़ करके 2023-24 में 48,862.04 करोड़ रुपए हो गया है। और बच्चों पर प्रति व्यक्ति जो व्यय है 2013-14 में 1559 रुपये से 5.9 गुना बढ़ करके 2023-24 में 9271 रुपये हो गया है। बाल बजट योजनाओं का वितरण जो है 2025-26, इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है यह 56% है। अगला पॉइंट है राज्य योजना जो है, राज्य योजना पर इसमें 14% है और केंद्र प्रायोजक योजनाएं जो है प्लस इसमें शामिल किया गया केंद्रीय क्षेत्र योजना यह 30% तक है। इसमें कुछ मुख्य उपलब्धियां भी शामिल की गई है। जैसे कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं इसमें 2023-24 में बिहार के 95.7% स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और स्कूलों की पाठ्य पुस्तिकाओं में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय भी शामिल किया गया है। 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन जो है 168.3 लाख था, जिनमें से 86.6 लाख लड़के और 81.68 लाख लड़कियां हो जाएंगी। उसके बाद है जेंडर बजट 2025-26। तो जेंडर बजट 2025-26 जो है इसका सोर्स भी बिहार वित्त विभाग से लिया गया है। देखिए, कानूनों, नीति और कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने 2008-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे कि जेंडर बजट जो है यह 2008 और 9 के बीच में लाया गया था और 2025-26 के बजट घोषणाओं में कई महिला केंद्रित कार्यक्रमों का प्रस्ताव भी है। प्रत्येक पंचायत में एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण जो है यह इसी के तहत किया गया है और प्रमुख शहरों में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। वहीं पटना में एक मोबाइल जिम जो है जिम ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से महिला प्रशिक्षक होंगी। उसके बाद सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। देखिए, यह सब योजना जो है यह शुरू किया गया है जेंडर बजट 2025-26 में। तो जेंडर बजट 2025-26 में प्रत्येक पंचायत में एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा और प्रमुख शहरों में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। वहीं पटना में एक मोबाइल जिम शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से महिला प्रशिक्षक होंगी और सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। उसी के बाद इसमें अगला पॉइंट भी है कि प्रमुख शहरों में पूरी तरह से महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा संचालित पिंक बसें शुरू की जाएंगी और महिला ड्राइवरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए व्हीलर खरीदने पर नगद सब्सिडी भी मिलेगी। प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और छठ पूजा त्योहारों के दौरान जो है एक श्रमिक पर्यटन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को सरकारी सहायता से होम स्टे के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और अगला पॉइंट है कि सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरों में कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और संचालन के लिए अलग नियम और कार्य योजना भी बनाई जाएंगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार जो है पुलिस थानों के पास संपत्ति किराए पर लेकर के महिला कांस्टेबलों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। वहीं सरकार जो है कक्षा 1 से 10 तक के सामान्य वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दरों को दोगुना कर देगी। उसके बाद है बापू टावर। देखिए, बापू टावर जो है यह 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है और यह जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हुए हैं। देखिए, इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भवन जो है 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। तो याद रखेंगे कि बापू टावर जो है 7 एकड़ जमीन पर बना है और यह पटना के गर्दनी बाग में स्थित है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी बापू टावर की 102 फीट यानी 101.87 फीट की है। और यह जो है शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। देखिए, इसमें नोट भी दिया हुआ है कि विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की जो ऊंचाई है 120 फीट बताई गई है, लेकिन यह 102 फीट की है। उसके बाद है इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित करके प्रदर्शित किया गया है।
और इसके साथ साथ बापू टावर जो है वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है और इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत भी चढ़ाई गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा जो है इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। देखिए टावर के 5 रैंप दिए हुए हैं। जो पहला रैंप है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि के बारे में बताया गया है। रैंप 2 जो है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के बारे में बताया गया है। तीसरा रैंप जो है इसमें गांधी जिन्ना वार्ता शिमला सम्मेलन है। उसके बाद नुआखली यात्रा आदि के बारे में है। चौथा रैंप जो है इसमें बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जी और माउंट बेटन गांधी मुलाकात के बारे में है। उसके बाद 5वां रैंप जो है यह गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की एक आइकन इत्यादि के बारे में है। इसमें नोट भी है कि 4 जुलाई 2025 को बापू टावर के 6ठे मंजिल पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना। तो तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना जो है इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रेम कुमार। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रेम कुमार। इन्होंने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट को जारी किया है और ये 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया था। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु है कि बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। इनमें 19 प्रजातियां जो है संकटग्रस्त है और कुल 8,240 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं जैसे ग्रेटर एडजुटेंट, उसके बाद कॉमन पोचार्ड है, सारस के बाद क्रेन है, उसके बाद काली टोपी वाला किंगफिशर है, उसके बाद फॉल्केटेड डक है आदि पक्षी हैं जो कि संकटग्रस्त पक्षी हैं। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार। तो प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे में है। नेक्स्ट है कि पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। उसी के बाद अगला पॉइंट है हमारा, देखिए अगला पॉइंट है कि बिहार में रामसर स्थल। तो बिहार में रामसर स्थल के बारे में दिया हुआ है। यह सोर्स जो है डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल जो हैं नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। देखिए नागी वेटलैंड के बारे में दिया हुआ है कि नागी वेटलैंड जो है यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झांझा वन रेंज में स्थित है। याद रखेंगे कि नागी जो वेटलैंड है यह जमुई जिले में स्थित है और मानव निर्मित भी है। यह झांझा वन रेंज में स्थित है और नागी नदी पर बांध बना करके नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसी के बाद अगला पॉइंट है एशियाई जल पक्षी गणना जो है AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। याद रखेंगे कि नागी जो है इसको 1984 में वेटलैंड को है पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद है नगड़ी वेटलैंड। तो नकटी वेटलैंड जो है यह भी जमुई जिले में स्थित है। नागी नकटी दोनों जो है जमुई में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है और एशियाई जल पक्षी जनगणना जो है AWC 2023 के अनुसार यहाँ 6938 पक्षी पाए गए हैं। और यहाँ जो है लुप्त प्राय भारतीय हाथी यानी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश है जिसको बोलते हैं वाल्गोअट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। देखिए नोट है कि बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। याद रखेंगे कि बेगूसराय जिले के कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। उसके बाद है कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है। याद रखेंगे कि कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील हो जाएगी। उसके बाद है श्री सुशील मोदी। तो श्री सुशील मोदी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। इसका सोर्स जो है दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान से लिया गया है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया है। उनके जन्म के बारे में दिया हुआ है कि उनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था और उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान
2025 से सम्मानित किया गया है। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, जो कि अब कुम्हरार है, वहां से विधानसभा के चुनाव लड़े थे और 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और 2005 से 2013 तक और 2017 से 20 तक रहे थे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे और 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव भी थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक भी लिखी है। तो याद रखेंगे कि लालू लीला नामक पुस्तक जो है यह सुशील मोदी के द्वारा लिखा गया है। उसी के बाद हमारा अगला पॉइंट भी दिया हुआ है कि वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भारतीय महासचिव रहे थे और आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार भी किया गया और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हो जाएंगी क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण। यह सभी पुस्तकें सुशील मोदी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके बाद है सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित लिखा है, अनुचित साधनों की रोकथाम और अधिनियम 2024 जो है इसका सोर्स बिहार विधानसभा से लिया गया है। इसका पहला पॉइंट है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है तो संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा। और इसी का अगला पॉइंट भी है कि यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। और किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी नहीं करेगा। उसके बाद है बिहार आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नीति। बिहार आईटी नीति आया है सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 और इसका सोर्स जो है IPRD 2024 है। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है और यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान दिए गए हैं। देखिए इस नीति के जो प्रावधान है इसमें नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत जो है आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी और ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो है जो भी कम हो वहीं लागू होंगी। और इस सहायता की कुल सीमा जो हो जाएगी 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो वहीं होंगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क जो है सब्सिडी में मिलेगी। नेक्स्ट है इसी में अगला पॉइंट है कि सरकार की अवधि के प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगी। और छठा पॉइंट इसी में है कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। वही 7वां पॉइंट है कि 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। तो बिहार अपराध अधिनियम जो है 2024 इसका सोर्स भी यह लिया गया है बिहार विधानसभा से। यह अधिनियम जो है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का स्थान लेगा और इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इसकी मुख्य विशेषता के बारे में दिया हुआ है कि इसकी मुख्य विशेषता जो है यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है और जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। वहीं आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष जो है अपील कर सकता है और आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना भी इसमें शामिल है।
उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं होगी और ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। उसी के बाद है बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम। तो बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024 जो है यह भी सोर्स लिया गया है बिहार विधानसभा से। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना और यह जो है सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना और राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी और सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए और बाद में महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह लगेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार नई पर्यटन नीति 2024। तो बिहार की नई पर्यटन नीति 2024 आई है। इसका जो सोर्स है IPRD बिहार से लिया गया है और इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है और इसका प्रमुख प्रावधान भी दिया गया है। देखिए इसका प्रमुख प्रावधान है, पहला पॉइंट है कि 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान अधिकतम सीमा जो है 3 करोड़ तक दिए जाएंगे और 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होंगे और 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान और अधिकतम सीमा इसका 25 करोड़ रुपए होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि न्यूनतम जो है 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। वहीं सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर एवं पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है इसका सोर्स भी IPRD बिहार के द्वारा लिया गया है कि बिहार राज्य के बेरोजगार युवा या युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल है। देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन सी योजना शामिल है उसके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या जनजाति उद्यमी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। और इसके अर्हता दिए हुए हैं कि क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला हो जाएगा आवेदक जो होगा वह बिहार का अस्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 यानी इंटरमीडिएट, उसके बाद या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो और आयु सीमा इसमें 18 से 50 वर्ष रखा गया है। इकाई का नाम देखिए लिखा गया, इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और आवेदक जो है अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। और वित्तीय सहायता के बारे में दिया हुआ है इसमें कि आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान तथा शेष 50% हो जाए अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण यानी युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% ब्याज के साथ जो है रूप में प्रदान किया जाएगा और यह राशि जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए अगला पॉइंट है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो बिहार लघु उद्यमी योजना जो है जाति आधारित गणना के अनुसार जो है 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है और इस योजना का उद्घाटन जो है 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और इसके भी मुख्य बिंदु दिए हुए हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के मुख्य बिंदु दिए हुए हैं कि योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहला किस्त जो है परियोजना का 25% होगा, दूसरा किस्त जो हो जाएगा परियोजना का 50% होगा और तीसरा किस्त जो हो जाएगा परियोजना का 25% हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा
और अगला है कि आवेदक की तिथि को लाभुक की उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लाभुक की पारिवारिक आय जो है प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उसके बाद है SDG सूचकांक 4.0। तो SDG सूचकांक जो है 4.0 2023 से 24 जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और यह सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। याद रखेंगे SDG सूचकांक जो है इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास और यह सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया है और राज्यों में प्रथम स्थान पर जो जाएगा 79 अंक के साथ जो है संयुक्त रूप से उत्तराखंड और केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं बिहार का प्रदर्शन। तो SDG में बिहार का प्रदर्शन देखते हैं कि बिहार जो है 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड जो है 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 था और बिहार को परफॉर्मर श्रेणी यानी 50 से 64 में रखा गया है और बिहार जो है SDG 1 में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 5 साल में कम उम्र के वजन वाले बच्चे जो हैं 41% हैं और 5 साल में कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90% है। बिहार का मातृ मृत्यु दर, तो बिहार का मातृ मृत्यु दर जो है 118 है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है यह 30 है। वहीं जीवन प्रत्याशा जो है बिहार की यह 69.5 वर्ष है और उसके बाद जन्म के समय लिंग अनुपात जो है, देखिए जन्म के समय लिंग अनुपात यह 908 है और लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो है यह 100% है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है कि आधार कार्ड के तहत जो है कवर की गई आबादी के बारे में दिया हुआ है कि यह 88% से अधिक है, यानी 88.2% जो है यह आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी है और SDG 1, 2, 3, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर जो है 50 से नीचे है। उसके बाद है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। देखिए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में दिया हुआ है और इसका सोर्स जो है दैनिक भास्कर और PIB से इसका सोर्स लिया गया है। देखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में दिया हुआ है कि 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है और इनके बारे में दिया हुआ है कि इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, जो कि अब कर्पूरी ग्राम नाम रखा गया है, तो पितौंझिया गांव के समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया था। तो याद रखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इनका मृत्यु जो है 17 फरवरी 1988 को हो गया था। देखिए जननायक नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे थे कर्पूरी ठाकुर और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जो हैं 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री रहे थे और 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर ने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया था। अगला पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें OBC को 12% हिस्सा मिला और OBC के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला था। भारत रत्न के बारे में दिया हुआ है कि भारत रत्न के बारे में है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसका स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था और किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें शामिल व्यक्ति हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, PV नरसिम्हा राव हैं और MS स्वामीनाथन हैं। तो 5 व्यक्तियों को 2025 में जो है यह भारत रत्न दिया गया है, लेकिन यह अधिकतम 3 तक ही सीमित है, लेकिन 2025 में यह 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को दिया गया है और पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है।
देखिए, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और 1954 से पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन थे। तो याद रखेंगे कि भारत रत्न जो है 1954 में इसके पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन थे। और कर्पूरी ठाकुर जो हैं भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कृषि रोड मैप 4। तो कृषि रोड मैप चौथा जो है यह बिहार बजट से लिया गया है। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया और इसकी अवधि जो है 31 मार्च 2028 तक है। तो याद रखेंगे कृषि रोड मैप जो है यह 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप को लागू किया गया और यह 31 मार्च 2028 तक होगा। और इस अवधि में राज्य सरकार जो है कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी के बाद हमारा अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है इसके लिए 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। और चौथा कृषि रोड मैप में 12 विभागों को भी शामिल किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा और राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। वहीं फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का भी निर्माण किया जाएगा और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है इसमें दलहन, तिलहन और पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष करटम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है कि कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी पर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसी के बाद अगला पॉइंट है कि कृषि रोड मैप के तहत जो है विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधे का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्लैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस समयावधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा और टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। उसी के बाद अगला पॉइंट है कृषि रोड मैप में कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में फलस्वरूप 2011 से 12 में चावल, वर्ष 2012 से 13 में गेहूं, 2015 से 16 में मक्का जो कि मोटे अनाज में आता है और 16 से 17 में मक्का जो कि मोटे अनाज में आता है तथा वर्ष 17 से 18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसमें नोट में दिया हुआ है कृषि रोड मैप तीसरा जो है 17 से 23 तक था, कृषि रोड मैप दूसरा जो है यह 12 से 17 तक था। उसके बाद कृषि रोड मैप पहला जो है 2008 से 12 तक था। तो याद रखेंगे कृषि रोड मैप 2008 से 12 तक पहला कृषि रोड मैप था, दूसरा जो था 2012 से 17 तक था, तीसरा 17 से 23 तक था और चौथा जो है यह 24 से लेकर के 28 तक है। उसके बाद है गुड़ प्रोत्साहन नीति। तो गुड़ प्रोत्साहन नीति जो है 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया है और इसका विशेषता दिया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्यमियों को योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है और 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% अनुदान भी दिया जाएगा। उसी के बाद हमारा अगला है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 में बिहार का प्रदर्शन। और इसका सोर्स जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह सोर्स लिया गया है। बिहार के शिक्षा संस्थान का प्रदर्शन, देखिए इसमें ओवरऑल श्रेणी में IIT पटना शामिल है, पटना का स्थान 73वां है और एम्स पटना का स्थान 99वां है। उसके बाद है इंजीनियरिंग में IIT पटना का स्थान 34वां है और NIT पटना का स्थान 55वां है। प्रबंधन में जो है IIM बोधगया का स्थान 33वां है। उसके बाद है फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर का स्थान 33वां हो जाएगा। उसी के बाद है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT पटना जो है NIT पटना का 27वां स्थान है। लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को 31वां स्थान मिला है। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में एम्स पटना को 26वां स्थान मिला है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर को 36वां स्थान मिला है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर जो है, इसके बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट से लिया गया है। सोर्स मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था और भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दिया। इस प्रकार जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। और इसके वास्तुकार जो हैं, वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत VV दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत भी किया गया है। यह जो है एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। और पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया। और इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं और इसके कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं। याद रखेंगे कि इसके जो कुलाधिपति हैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं। उसी के बाद हमारा अगला टॉपिक दिया हुआ है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है, इसके बारे में दिया हुआ है कि लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग, उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित PT परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र या छात्राओं को इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सबसे पहले दिया हुआ है प्रतियोगी परीक्षा का नाम दिया हुआ है, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की संस्था का नाम दिया हुआ है और उसके बाद प्रोत्साहन राशि का नाम दिया हुआ है। तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा के बारे में दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित परीक्षा जो होगी, इसमें प्रोत्साहन राशि PT के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद भारतीय अभियंत्रण सेवा, तो भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा, यह भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम ली जाती है। इसमें 75,000 रुपये जो है PT के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद संयुक्त रक्षा सेवा यानी CDS, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, इसमें एग्जाम PT एग्जाम निकालने वाले को संघ लोक सेवा एग्जाम लेता है, इसके लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है NDA एवं नौसेना अकेडमी की प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो है, इसमें उत्तीर्ण होने पर यानी UPSC के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है, इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा या बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिहार लोक सेवा इसका एग्जाम लेते हैं, इसके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें PT परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं, यह 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ ही दिया गया है कि RBI ग्रेड B अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, SBI एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, LIC में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण जो होंगे, एग्जाम कंडक्ट करते हैं RBI, SBI, IBPS या LIC, इनके द्वारा कंडक्टेड इस परीक्षाओं को पास करने पे जो है 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद है संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा। तो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो है केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी CGL के द्वारा जो एग्जाम होता है, उसको पास करने पे 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं, इसमें 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में।